हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका प्री बोर्ड चल रहा है 9 दिसंबर से। ठीक है, तो 9 दिसंबर का आपका इंग्लिश का था और 11 दिसंबर को जो है आपका सामाजिक विज्ञान का होने वाला है, यानी कि कल आपका होने वाला है 11 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र जो है आपका 2023 टू 24 के लिए। ठीक है, 2023 टू 24 के लिए जो था उसका हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम दोनों के लिए, क्योंकि मॉडल प्रश्न जो है 2023 टू 24 से आने का बहुत सारी संभावनाएं हैं आपका प्री बोर्ड में भी और फाइनल एग्जाम में भी। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जो है बने रहे वीडियो में और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते जाइए। ठीक है, और जो है वीडियो को सभी दोस्तों में आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका जो है लाभ मिल पाए। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो जैव संसाधन यानी कि जो जीवित हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, मनुष्य, जल, सूर्यताप, लो अयस्क। ठीक है, तो इनमें से जो है आपका जैव कौन है, जीवित कौन है। तो जीवित कौन है, मनुष्य है। ठीक है, जल तो जीवित नहीं है, सूर्यताप भी नहीं है, लो अयस्क भी नहीं है, तो मनुष्य जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, कहता है मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बनावट होना चाहिए। तो समाज में कैसा बनावट होना चाहिए विश्व शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो न्याय संगत। ठीक है, न्याय संगत होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, विश्व शांति और जीवन की गुणवत्ता बनी रहेगी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। निकोबारी कबूतर जो है ये किस जाति की श्रेणी में आता है। तो ये स्थानीय जाति की श्रेणी में आता है। निकोबारी कबूतर जो है ये किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है, गंगा। गंगा में भाखड़ा नलंग नलंग परियोजना नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि महानदी पर भी हुआ है हीराकुंड परियोजना। ठीक है, टाका में भूमिगत जल टैंक बनाता है टाका में। ठीक है ना, तो ये सभी जो है सुमिलित है, लेकिन जो है ऑप्शन डी आपका ये सुमिलित नहीं है। गंगा में भाखड़ा नलंग परियोजना नहीं हुआ है, गंगा में नमामि गंगा करके एक जो है हुआ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला आपका पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। रबी फसल जो है इसको किस ऋतु में बोया जाता है, तो शीत ऋतु में बोया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। रबी फसल का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका गेहूँ। ठीक है, सॉरी एक मिनट, गेहूँ, गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका चना। ठीक है, चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा। ठीक है, मटर हो जाएगा। तो ये सभी जो हो जाएगा आपका किसका, रबी फसल का जो है उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, छठा नंबर का, कहता है चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ठीक है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, तो चाय जो है रोपण कृषि है। किस प्रकार की कृषि है, रोपण कृषि है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, रोपण कृषि है। और भी रोपण कृषि का उदाहरण हो जाएगा, जैसे कि आपका हो गया पहला हो गया चाय। ठीक है, चाय हो गया। ठीक है, इसके बाद रबड़ हो गया। ठीक है, रबड़ हो गया, कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी हो गया। ये सभी जो हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा, ये रोपण कृषि का उदाहरण हो जाएगा, रोपण कृषि का। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रबर किस प्रकार की कृषि है, और ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से। तो आप लोग याद रहेगा तो आप लोग जरूर करके आएंगे कि रोपण कृषि है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सातवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, झारखंड के गुआ और नोआमुड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है। झारखंड के गोवा और नोआमुड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो लो अयस्क पाया जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगला आठवां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां नंबर का क्वेश्चन जो है कहता है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो पाइपलाइन द्वारा जल का भी परिवहन होता है, कच्चा तेल का भी होता है, पेट्रोल उत्पादन का भी होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग नौवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं के संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। 22 जो प्रमुख भाषा है संविधान जो हमारे देश के, वो संविधान की किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 8वीं में। ठीक है, अनुच्छेद 8वीं में रखा गया है। ठीक है, ये संविधान के अनुच्छेद 8वीं में रखा गया है, अनुसूची में। ठीक है, अनुसूची में, अनुच्छेद में नहीं है, अनुसूची में। ठीक है, सॉरी अनुसूची में, याद रखेंगे। ठीक है,
और ये 22 प्रमुख भाषाएं कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, तेलुगु हो गया, गुजराती हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया, पंजाबी हो गया, ये सभी जो है आपका 22 प्रमुख भाषाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका हम लोग देख लेते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन। 10वां नंबर का क्वेश्चन कहता है स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने सीट पद जो है आरक्षित है, तो कितना पद आरक्षित है, 1/3, ठीक है, 1/3 पद जो है आरक्षित है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला आपका यहाँ पर 11वां नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, कहता है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ, तो 1954 से 1968 के बीच में आपका जो है क्या हुआ था, अमेरिका में नागरिक आंदोलन कानून हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला जो है 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। महिलाओं का कितना फीसदी प्रतिनिधित्व है विधानसभा में, ठीक है, कितना है, तो 5% से कम, ठीक है, 5% से कम, याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय, ठीक है, एक दलीय नहीं, द्विदलीय व्यवस्था है, तो यहाँ कहाँ पर है, ये आपका अमेरिका में है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। कहाँ पर, नेपाल में किसको समाप्त किया गया, राजतंत्र को, और किस वर्ष ना, तो किस वर्ष समाप्त किया गया, 2008 को किया गया। आप सोच सकते हैं कि राजतंत्र को कब समाप्त किया गया, 2008 को, ठीक है। और आप लोग बताएंगे कि जो है हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, ठीक है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था वो आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर जो है 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। बोलीविया में पानी के निजीकरण, ठीक है, पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था, तो कौन सा संगठन, FEDECOR, ये एक संगठन है, ऐसे भी आप कह सकते हैं फीडकोर, ठीक है, फीडकोर एक संगठन है जिसने निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की थी, पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की थी इसी संगठन के द्वारा, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो एक कारण कौन सा है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग पढ़ने नहीं खोजेंगे, ठीक है ना, तो इसके लिए जो है जो ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आप लोगों का आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, ठीक है। ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस राज्य में होता है, तो आप लिखेंगे केरल में, ठीक है, केरल में होता है। चलिए अगला आपका जो है यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है, किसे, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी को, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी को क्या कहा जा सकता है, संगठित क्षेत्र के नियोजित कहा जा सकता है, संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है, ठीक है, याद हो गया। चलिए अगला हम लोग 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं, तो रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, कौन से उपाय किए जाते हैं, तो सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, ठीक है, की स्थापना, ठीक है। तो ये आपका कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 2 3, ऑप्शन डी 1 2 3, इस प्रकार से हम बोल दिए, ठीक है। तो ये आपका पहला दूसरा तीसरा जो है तीनों आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने का क्या हो जाएगा, उपाय हो जाएगा, ठीक है, अधिक अवसर उत्पन्न कर जो है अधिक अवसर उत्पन्न करने का एक उपाय हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। अधिक सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, ठीक है, सिंचाई की सुविधा में नलकूप जैसा हो गया, ये सभी को लाना, ठीक है, लगाना, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, ठीक है, हर जो है जिला में
दो तीन जो है विद्यालय, दो तीन नहीं, विद्यालय तो गांव गांव में होना चाहिए, और अस्पताल, इस प्रकार से जो है रहेगा, तब क्या होगा कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होगा। ठीक है, खाद्यान्न प्रसंस्करण, ठीक है, खाने का जो वस्तु है वो उसका जो है मिल पाए। ठीक है, तो इन सभी का जो सुविधाएं रहेगी तब क्या होगा, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग अगला 19वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से क्या क्या करता है, करेंसी नोट जारी करता है, करेंसी नोट जारी करता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। और अगला हम लोग 20वां नंबर का क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कहता है कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं। ठीक है, राम है और श्याम है, जो दो छोटे किसान हैं, जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। जो व्यक्ति हैं राम और श्याम, ये दोनों क्या किसान हैं। ठीक है, और ये अलग अलग स्रोतों से क्या लिया है, कर्ज लिया है। कितना कर्ज लिया है, 20,000 रुपया। ठीक है, राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है। एक व्यापारी के पास से लिया है राम ने कर्ज 1.5% ब्याज की प्रतिमाह की दर से। ठीक है, और श्याम ने यह कर्ज बैंक से लिया है, प्रतिवर्ष 8% की ब्याज पर लिया है। उपयुक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी है, श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन सी है आपका, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है, वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे इसको, जो है सी आपका राइट हो जाएगा। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया। ठीक है, आरटीआई कानून जो है ये कब लागू किया, तो ये आपका लागू किया था, कब किया था, अक्टूबर 2005 को। ठीक है, कब किया था, अक्टूबर 2005 को, अक्टूबर 2005 को याद रखेंगे। अक्टूबर 2005 को जो है आपका क्या, आरटीआई नामक कानून को लागू किया था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अवरोधों और प्रतिबंधों की प्रक्रिया को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदारीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। अर्नस्ट रेनन जो थे ये किस देश के दार्शनिक थे, तो ये अमेरिकी दार्शनिक थे। ठीक है, अमेरिकी दार्शनिक थे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। यहाँ पर फुल डेट नहीं दिया हुआ है, तो आप लोगों को बता दें कि 14 जुलाई, कब, 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई को। ठीक है, 14 जुलाई को हुआ था, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। चलिए अगला आपका 25वां नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली भूमिगत संगठन के स्थापक कौन थे। स्थापक कौन थे, तो कौन थे, जेत्सपी मेस्नी, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, महात्मा गांधी जो है ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो ये आपका कब लौटे थे, ये लौटे थे आपका जनवरी 1915 को। ठीक है, याद रखेंगे जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी कहाँ से लौटे थे,
दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। और फुल डेट पूछा जाए कितना जनवरी, तो 9 जनवरी, ठीक है, याद रखेंगे 9 जनवरी। इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिख देते हैं जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को, 1915 को जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और 9 जनवरी 9 जनवरी को उसी दिन क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है कब, 9 जनवरी को, ठीक है, भारतीय प्रवासी प्रवासी दिवस, ठीक है, प्रवासी दिवस दिवस जो है उसी दिन मनाया जाता है, कब, 9 जनवरी को, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत कुछ इसमें हम लोग जाने, ठीक है। चलिए अगला आपका 27वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था। पूना पैक्ट जो था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था, तो वो हुआ था आपका, किसके बीच हुआ था, तो वो आपका महात्मा गांधी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ये एक समझौता था जो है आपका भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, ठीक है, एक समझौता था। चलिए अगला आपको जो है 28वां नंबर का क्वेश्चन है, कहता है 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली। तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है ये किस देश में फैली, तो ये आपका जो फैला वो आपका कहाँ फैला, रिंडरपेस्ट जो है आपका फैला किस देश में, तो ये अफ्रीका में फैला, ठीक है, अफ्रीका में, याद आ गया, अफ्रीका में आपका जो है रिंडरपेस्ट 1990 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैला, तो ये आपका अफ्रीका में फैला, ठीक है। याद नहीं आ रहा था, याद आ गया कि अफ्रीका में जो है आपका रिंडरपेस्ट, ठीक है, अफ्रीका हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अफ्रीका यहाँ पर तो लिखा है फिर भी हम लिख दे रहे हैं, अफ्रीका में जो है आपका रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैला, ठीक है, कब, 1990 को। चलिए अगला आपका जो है 29 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। मित्र राष्ट्र के पाले में कौन सा देश था, तो मित्र राष्ट्र के पाले में जो था वो आपका था ब्रिटेन था। कौन था, ब्रिटेन था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, स्पेनिंग जनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। स्पेनिंग जनी मशीन जो है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बनाई गई थी, तो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाई गई थी, ऑप्शन सी, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपका प्री बोर्ड में आने का बहुत सारे चांसेस है आई थिंक, ठीक है। तो आप लोग याद कर लेंगे। और वीडियो जो है अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।